नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। गणतंत्र की शुभकामनाओं के साथ सबको जय हिंद। और आज के कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं फिर इसी विषय पर। और आज हमने बिंदास बोल में सवाल रखा है कि क्या ये लोकतंत्र है। जी हां, हम इतने सालों से परिपक्व होने की दिशा में जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम जमीन पर सच्चाई को कितना उतार पाए? क्या ये लोकतंत्र है या इस लोकतंत्र को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के पहले इसमें कई प्रकार के तंत्र घुस गए हैं और इसको ये परिपूर्ण नहीं होने दे रहे हैं? क्या है आपका कहना? क्या मानते हैं आप इस लोकतंत्र के पूरे यशस्वी ना होने के कारण? क्या है इसके परिणाम और क्या है इसके उपाय? इस दिशा पर हमको जाना है। मैं आपको दोबारा कहता हूं कि सुदर्शन टीवी, मैं खुद और हम बिंदास बोल के सारे दर्शक, भारत के नागरिक इस गणतंत्र का सम्मान करते हैं। इसकी अखंडता बाधित रहे, इसके लिए जान से भी ज्यादा कुछ भी देने को तैयार है और इसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इस पर सवाल फिर भी उठा रहे हैं क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर बायकॉट करने वाले और इसकी निंदा करने वाले लोग इस देश के इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम ये निंदा इसको दुरुस्त करने के लिए करते हैं क्योंकि ये हमारा तंत्र है। इसको दुरुस्त होना चाहिए, इसको और मजबूत होना चाहिए, इसको और सक्षम होना चाहिए, इसको और परिणामकारक होना चाहिए। इसलिए हम इसके खिलाफ बोलते हैं और यही काम आज इस 1 घंटे में आपको और हमको विश्लेषण के आधार पर करना है। जो भी दोषी होगा, आपका हो, मेरा हो, मैं हूं, आप हो, हम सब हो, हम सबको ईमानदारी से अपने दायित्व का स्वीकार करते हुए इस आज के डिबेट में, चर्चा में, इस मंथन में, इस चिंतन में, इस चर्चा में आगे बढ़ना है। और सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र को आगे बढ़ते बढ़ते इसमें गुंडा तंत्र घुस गया है, इसमें भ्रष्ट तंत्र घुस गया है, इसमें परिवार तंत्र घुस गया है, इसमें ऐसे ऐसे तंत्रों ने इसको इतना खराब कर दिया है कि पूरा लोकतंत्र हम तक नहीं पहुंच रहा है। क्या है आपका कहना? अब हमको कॉल करके बताने के पहले हम जरा मुद्दे पे नजर डालते हैं। आज हमारा देश 64वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू हुआ। ये संविधान देश के हर नागरिक को समता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण हम भारत के लोग से ये प्रारंभ होता है। प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, उसको हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मगर इन वाक्यों का महत्व क्या आज के राजनीतिक परिदृश्य में है? संविधान निर्माताओं ने तो पवित्र उद्देश्य के साथ और उदात्त हेतु के साथ इसकी निर्मित की और वो कल्पना की जो आदर्शवाद के धरातल पर सही थी। लेकिन जब वास्तव में इसका अनुकरण करने की, इसको लागू करने की और इसके ऊपर अमल करने की बात आई, तो स्वार्थी लोगों के हाथ में जब ये गया तो इसका अब चिरहरण, वस्त्रहरण और क्या क्या हो रहा है, ऐसे में आपको बोलना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, इस पर आवाज नहीं उठाएंगे, इस पर हम चिंतन मंथन और आक्रामक तरीके से इस विषय को नहीं देखेंगे, तो ये हमारे हाथ से चला जाएगा।
आज लोकतंत्र के नाते इस देश को हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र है, लेकिन कितने राजनीतिक दल है जिनमें लोकतंत्र है? कितने राजनीतिक दल है जो निजी कंपनियों की तरह काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करते हैं? उनके मालिक पहले से तय है, जन्म लेने वाला अगला अध्यक्ष बनना तय है। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। इस देश में करीब करीब हर राज्य में 1 या 2 ऐसे दल हैं जिनके नेता पेट से पैदा होते हैं। लोकतंत्र कहता है कि नेता मतपेटी से अर्थात चुनाव से पैदा होगा, लेकिन आज भी ये परिवार से पैदा होते हैं। ये लोकतंत्र इस परिवार तंत्र में सिमट गया है। ऐसे कितने तंत्र पैदा हो गए हैं जिनके ऊपर आज हमको हमला बोलना होगा, बेखौफ होकर हल्ला बोलना होगा, बिंदास बोलना होगा। नहीं तो ये तंत्र बढ़ते जाएंगे और जो मूल हमारा लोकतंत्र है ये मजबूत होने के बजाय और कमजोर हो जाएगा। चलिए कुछ कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली शादरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो हिंदुस्तान है अनाथ हो चुका है। अनाथ। आज हमारे हिंदुस्तान को पिता की जरूरत है। ऐसे पिता की जिसके हाथों में चाबुक हो और चाबुक भी इतनी लंबी हो जो कमर तक नहीं जाके बल्कि दिमाग से वार करे। बल्कि एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति साहब हैं, हाँ, मतलब देश में राष्ट्रपति की भी जरूरत है। कम से कम गणतंत्र दिवस के अवसर पर सलामी देने का काम तो करते रहेंगे। इसी में हमारे देश की भलाई होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर जो व्यवस्था निर्माण की गई वो व्यक्तियों की, इस देश के आम नागरिक के लिए व्यवस्था निर्माण की गई, लेकिन इनके प्रतिनिधि जब स्थानों पर पदों पर आसीन होते हैं तो वो भी राजसत्ता जैसे अपने चोचले और अपने नखरे करने लगते हैं। हमारे लिए इस देश का राष्ट्रपति सम्माननीय है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके लिए हम उसको महामहिम कहते हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रपति 20 मिनट के लिए कहीं प्रवास पे जाता है और वहां पर उसके व्यवस्था में 84 लाख रुपए का जब सूट बनाया जाता है तो दुख होता है कि दूसरी तरफ देश में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, उपचार नहीं मिलता, प्राथमिक आरोग्य केंद्र नहीं है, इसलिए वहां पर जान जाती है कितनी महिलाओं की, वो डिलीवरी नहीं कर पाती है। ऐसे में 84 लाख रुपए अगर इस देश के राष्ट्रपति के 20 मिनट के दौरे के लिए कहीं पर एक गेस्ट हाउस बनाने में खर्च होते हैं तो इसके खिलाफ बोलना होगा। क्या ये लोकतंत्र है? अगले कॉलर। नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ। बोलिए। सनातन धर्म के जो संस्कारों की जड़ इतनी मजबूत है कि भारत में आए अन्य धर्म और संस्कृति को इसने आत्मसात किया, जो लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता होती है। अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो तथा लूट करो की चिंतन करते हुए जिस लोकतंत्र की स्थापना की उसकी निरंतरता आज भी है। जिस तरह अंग्रेज हमारे देश में धन लूट कर बाहर ले जाते रहे, आज भी जारी है। इसमें बड़े बड़े नेता, नौकरशाह, व्यापारी शामिल हैं। उदाहरण के रूप में विश्व बंधु गुप्ता ने रामलीला मैदान में शरद पवार, विलासराव देशमुख, हसन अली का नाम लिया था, राम जेठमलानी ने राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन कार्रवाई केवल हसन अली पर हुई क्यों? यह लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है यह ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के साथ अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान का ही रूप है। आज लोग समझ नहीं पाते हैं, बोलते आजादी मिल गई, लेकिन आज इतनी जनता दिखती है, यह इसी शाही लोकतंत्र का परिणाम है। यह शाही लोकतंत्र है, समझ गए। भारत में 70% राजनीतिक पार्टियां परिवारों द्वारा संचालित है। यह कैसे कह दिया जाए कि 64 भारतीय लोकतंत्र हुआ हो चुका है, 30 करोड़ आबादी आज भी एक समय। धन्यवाद। क्या ये लोकतंत्र है? इस सवाल में इतने सवाल और इतने मुद्दे सामने आ रहे हैं कि जिन मुद्दों को अगर मैं केवल पढ़ना शुरू करूं तो 1 घंटा कम पड़ेगा, लेकिन उसमें से प्रमुख मुद्दों को हम सामने लेकर आएंगे आपके सामने। हम आंकड़े भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोकतंत्र है, इस पर सवाल या निशान खड़ा करते हुए यह आंकड़े भी आप साथ में स्क्रीन पर देखिए और साथ में आप हमको स्काइप पर कॉल कर सकते हैं, साथ में आप हमको फेसबुक के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। हम साथ में एक कार्टून भी दिखा रहे हैं कि जो इस लोकतंत्र के मजाक उड़ाते हुए विडंबन के तौर पर देश के प्रतिभाशाली लोगों ने भेजे हैं। ये लूट का आंकड़ा शायद आप भूल गए होंगे, 1 साल में ही ये राजा का 2.25 लाख करोड़, 1,75,000 करोड़ का आंकड़ा
एक व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है कि जो दुनिया के 100 देशों के वार्षिक सालाना बजट से भी बड़ा होता है। ये लूट तंत्र बन गया है, ये लोकतंत्र लूट तंत्र बना है। भ्रष्टाचार में हम दुनिया में 70वें नंबर पर है। भ्रष्टाचार में आज हमारे यहां पर आंकड़ों का अगर हम जुगाड़ करें, सारे जोड़ दे, तो हमारे भ्रष्टाचार का आंकड़ा, सारे लोगों का आंकड़ा दुनिया के कई कॉन्टिनेंट खंडों से भी ज्यादा बड़ा है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सूरज जी बोलिए। हाँ सर जी, ये जो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। यहाँ पे जिसको जब अवसर मिलेगा तब वो लूटेगा, और लूटने वालों से इस देश को बचाना है। बचाने के लिए जो आगे आ रहे हैं उनको या तो मार दिया जा रहा है, या तो उनको कहीं से ढकेल दिया जा रहा है, उनके साथ कुछ ऐसा आरोप लगा दिया जा रहा है कि वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, और ये सत्ता जो है लुटेरों के हाथ में है। जय हिंद सर। जय हिंद, धन्यवाद। ये कैसा तंत्र है? ये नोट तंत्र है। नोट दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। ये छोटा सा राशन कार्ड निकालना हो, या इस देश में टेलीकॉम कंपनी खोलनी हो, छोटा सा कहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस निकालना हो, या इस देश में कोई उद्योग लगाना हो, ये कैसा तंत्र है? ये नोट तंत्र है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं डबौली के बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सबसे पहले हमारे देश के उन राजनेताओं की आजादी की बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश के नागरिकों को 26 रुपए की थाली दी और बच्चे को 20 रुपए की आइसक्रीम खाते देखकर सिलेंडर से सब्सिडी हटा ली और खुद 6500 रुपए की थाली खा रहे हैं। और उन देश को ये कहना चाहता हूँ कि देश की हालत ऐसी है कि तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था, लोक की हालत खस्ता। ये है लोकतंत्र की परिभाषा। बिल्कुल। तंत्र की भ्रष्ट व्यवस्था, लोक की हालत खस्ता। बिल्कुल, धन्यवाद। ये कैसा शासन है? ये कैसा लोकतंत्र है? एक आम आदमी के लिए तो 600 रुपए कहा जाता है, लेकिन एक जेल में जो कैदी है उसके लिए 2700 रुपए का प्रावधान सरकार करती है। मतलब आप अपने मेहनत के साथ अगर जीना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपका बजट सरकार तय करती है तो 600 रुपए है, लेकिन अगर आप जेल में हैं तो सरकार आपके ऊपर 2700 रुपए खर्च करती है। इसका मतलब जेल में ज्यादा पैसे और आप अपने मेहनत के साथ समाज में जिए तो कम पैसे। आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको फेसबुक के आंकड़े और स्काइप पर भी कई कॉलर जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में बता दें कि जो भी स्काइप पर कॉल करेंगे वो अपने चेहरे पर लाइट रहे, इसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपका चेहरा सही तरीके से हम लोगों को दिखा पाए, साथ में आपका नेटवर्क अच्छा हो तो हम आपकी बात ज्यादा परिणामकारक तरीके से दिखा पाएंगे। स्क्रीन पर आप ये फेसबुक पर आई हुई कुछ प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जिसमें देश विदेश से भारतीय लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर अपनी चिंता को प्रकट करते हुए लिखा हुआ है, और ये बातें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हम आपको क्यों ये पूछ रहे हैं, इसका कारण भी हम आपको दिखाएंगे, और इस कारणों के साथ साथ आज हमने आपके लिए कुछ अच्छे फिल्मी शॉट्स भी लेकर आए हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं कॉलर के पास। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, एक आदिवासी की बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। आवाज चमन अब क्या होगा जब हाथ डाली तो उल्लू हो। और हम भी लूटे, आप भी लूटो, लूटने की आजादी है। सबसे वही लूटेगा जिसके सर पे खादी है। जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सुरेश जी नमस्ते, गुलाब सिंह बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से। बोलिए। आज गणतंत्र दिवस के जो भारी भरकम खर्चे और ये जो जितने दिखाए जा रहे हैं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं है, अगर समानता सामाजिकता का ये बात करते हैं तो 64 दिन से दिल्ली ही में क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? अरे यही गणतंत्र दिवस अगर जम्मू कश्मीर में मनाया जाए तो कम से कम लोग वहाँ के देखेंगे जो यहाँ बनावटी सब दिखा रहे हैं, मिसाइल सब फलाना दिखाना, इससे इस देश के लिए क्या असर होता है? दूसरी बात यह है कि इस गणतंत्र दिवस में जितने भी सज्जन उपस्थित हैं उनमें अगर 2% भी मिडिल क्लास का लोग हो या जो लोग पहुंच नहीं पाते हैं, ये तो टीवी का माध्यम से लोग देख लेते हैं, तो ऐसी सामाजिकता से क्या फायदा?
80 अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। 5,000 कांस्टेबल, 5,000 फोर्स इनके उसमें लगा हुआ है। बाकी पब्लिक दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, दिन दहाड़े डकैती पड़ रही है, इनका किसी को ध्यान नहीं है। हम तो इस व्यवस्था के लिए कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब किसी व्यक्ति को गाली देना हो तो वो यही कह देगा कि आप कांग्रेसी हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ये पुलिस तंत्र के खिलाफ भी काफी फेसबुक पर प्रतिक्रिया आ रही है और हमारे साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुड़े हुए लोग पुलिस तंत्र के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। ये पुलिस तंत्र ने इस देश में नक्सलवाद को पैदा किया। हालांकि नक्सलवाद को बढ़ाने वाले विदेशी शक्तियां और इस देश के दुश्मन जो भारत में ही रहते हुए भारत के खिलाफ युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इस देश में इस संविधान के खिलाफ, इस लोकतंत्र के खिलाफ आम आदमी का मोहभंग करने में सबसे निर्णायक भूमिका सरकारी बाबू और साथ साथ में पुलिस निभाते हैं। ये पुलिस का जो नेक्सस है गुंडों के साथ, अगर पुलिस किसी के साथ कॉपरेशन करना चाहती है तो सबसे पहले गुंडों के साथ क्यों होता है? उनका कॉपरेशन आम आदमी के साथ क्यों नहीं होता? ये सवाल है। और जब पुलिस का अत्याचार बढ़ता है तो एक कमल हसन अपने फिल्म में हिंदुस्तानी में क्या उपाय दिखाता है, देखिए। गाड़ी रोको, रोको। किस लिए रोको सर? जरा बताता हूँ। गिव मी माय बाइक मैन, आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ। हिंदी में बोल बे। सर हम दोनों को ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट है सर, आरसी बुक, डीएल, टैक्स टोकन, एमिशन सर्टिफिकेट। देखिए हेडलाइट पे भी पेंट लगाया है, कानून के मुताबिक। नंबर प्लेट भी डायमेंशन के मुताबिक लिखे हैं। मेरी साइड से एक भी भूल नहीं। छोड़ दीजिए सर, 5 मिनट लेट गया तो लॉस ऑफ पे है सर। ये बात है। गाड़ियाँ रख लेंगे तो सर। स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी क्यों रोकी? ये कैसी नाइंसाफी है सर? मैं ग्रीन में ही आ रहा था, कांस्टेबल ने रुकने को बोला, मैं रुक गया। इसलिए स्टॉप लाइन पार करके गाड़ी रोकोगे? ट्रैफिक रूल्स में ये ऑफेंस है, जानते हो ना? केस बना दूं? हाँ? क्या तुम्हें 500 रुपए मोबाइल कोर्ट में देने हैं या 150 रुपए में यहाँ फैसला करोगे? ये क्या जुल्म है सर? कोई रूल तोड़ा नहीं तो भी 150 रुपए मांग रहे हैं। शू उतारिए जी। ये शू उतारिए, इसे वहां रखिए। सार्जेंट, इस शू को खूब चमका दो और 150 रुपये ले लो इनसे। कौन है तू? तरफदारी कर रहा है साला। चाबी दो। मैंने दूंगा, क्या करेगा बोल? तू देना चाबी। तू बोले तो खुदिया मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा रास्कल। इस देश के समाज रक्षक कहे जाने वाले पुलिस के ऊपर जब थप्पड़ पड़ती है, उसको कोई मारता है, वो गिरता है, तो लोगों में उत्साह क्यों होता है? क्योंकि वो उनका रक्षक नहीं, उनका लुटेरा लगता है। और यही हो रहा है। एक हिंदुस्तानी फिल्म में इस अभिव्यक्ति को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन ऐसे अभिव्यक्ति इस देश में नहीं चलती। सेंसर बोर्ड इसके ऊपर कैंची चलाता है क्योंकि उनका तंत्र है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मत दिखाओ, आप अगर सेक्स दिखाओ तो चलेगा, अगर आप हिंसा दिखाओ तो चलेगा, लेकिन आप व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए नहीं दिखाओ। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए सर, मैं रेणुकोट से राजकुमार शर्मा। बोलिए। आज जितने भी कानून बन रहे हैं वे समृद्ध वर्ग के हित में बन रहे हैं। हमारे तंत्र की खामियां ही आज आम लोगों को सड़कों पर उतरने को बाध्य कर रही है। आज संसद में आपराधिक छवि के लोग पहुंच गए हैं और फिर लाठियां और गोली मार के जो प्रदर्शन करते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आज कानून तोड़ने वाले लोग निर्भीक हो गए हैं। आज राजनीतिक मंशा का एक प्रतिफल है कि कानूनों का सही पालन नहीं हो रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। हम इसलिए हमारे पीछे बैकड्रॉप पर दिखा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है में ये वो फोटोज है जो इस लोकतंत्र को गलत साबित करते हैं या लोकतंत्र के दावे को गलत साबित करते हैं। आप पीछे फोटो में रामदेव बाबा का फोटो देख रहे हैं, जिन्होंने 100% लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में भ्रमण करके लोगों के सामने जो बोलने का अधिकार है और अपने हक को मांगने का अधिकार है, उस अधिकार के साथ दौरा किया, लाख किलोमीटर सफर किया और उसके साथ लोगों को दिल्ली में न्याय मांगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से रामलीला मैदान पर आंदोलन किया।
लेकिन उस आंदोलन को किसी नाजी हुकूमत की तरह एक तरीके से अत्याचार करते हुए उसको तोड़ मरोड़ दिया। रात को 2:30 बजे महिलाओं को, बच्चों को सड़क पर फेंक दिया। क्या ये लोकतंत्र है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी सर। बोलिए सर बोल रहे हैं। हाँ, जो ये सब दिखाया जा रहा है सर आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, वो थोड़ा बॉर्डर पर अगर दिखाता है सर तो देख करके कितना या हमारे यहाँ कोई जो अगर बगल का जो दुश्मन लोग है उससे हम लोगों का कितना खुशी और हौसला बुलंद होता है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। क्या ये लोकतंत्र है? बिंदास बोल जारी पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए कि क्या ये लोकतंत्र है। अब तक के सारे कॉलर ने, सारे नेटिजन ने, और अब तक हमारे पास प्रतिक्रिया भेजने वाले सारे ही भारतीय लोगों ने कहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है, यह परिपूर्ण नहीं है, यह अधूरा है, यह सब तक पहुंचा नहीं है, और इसके द्वारा सब कुछ वो नहीं हो रहा है जो इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य था। गणतंत्र हमारे यहां नई व्यवस्था नहीं है, यह 64 साल पहले की व्यवस्था नहीं है। यहां पर हजारों साल पहले से गणतंत्र का उल्लेख है, और वो गणतंत्र इस देश में बहुत यशस्वी तरीके से चलते थे। इसका संदर्भ तो दुनिया के कई देशों के पुरातन व्यवस्थाओं ने लिया हुआ है और उल्लेख किया है कि भारत में ऐसे गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। हमारे पुराणों में, हमारे पुराने कई कथाओं में गणतंत्र का इतना डिटेल से उल्लेख है कि यह व्यवस्था कैसी हो, इसका कैसे संचालन किया जाए, इसमें कैसे दोष निर्माण हो सकते हैं और उन दोषों से दूर कैसे हो जाए। यह सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हमने गणतंत्र का मॉडल विदेशी तरीके से लिया, उसको विदेशी मानसिकता की तरह से इंप्लीमेंट किया, और अब भी हम उसके तरफ देखते हैं विदेशी मानसिकता से। इसका भारतीयकरण होना जरूरी है, नहीं तो यह कभी सक्सेस नहीं हो सकता। स्काइप पर हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। हमारे पास टेलीफोन पर भी कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हनुमानगढ़ से सीपी वशिष्ठ कर रहा हूँ जी। हाँ, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। क्या यही लोकतंत्र है जिसका संविधान का एक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, दूसरा भाग आपातकाल के लिए जर्मनी से लिया गया, संविधान में मूल कर्तव्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, संविधान अपनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हमारे देश में नेता कनिमो जी और कितने ही नेता हैं जो देश लूट के खा रहे हैं, और देश की जवान जो शहीद हो गए उनके से आज न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। मेरा इतना ही विचार है। सुरेश जी, आप हम चलते हैं अगले कॉलर के पास। नमस्कार, बोलिए। जी सर, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। सर, ये लोकतंत्र की बात को तो मैं ठीक तरह से नकार दूंगा। देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है सर। कुछ नृशंस नेता इस देश में लोकतंत्र का गला घोटे जा रहे हैं दिन भर दिन। बाबा रामदेव जैसे लोग अगर अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है सर। रात में सर आग लगा दी जाती है, लोगों को तितर-बितर कर दिया जाता है। सर, ये कुछ तरीका नहीं होता है। हमारे संविधान में कहा गया है हमारी सरकार हमारे द्वारा हमारे लोगों के लिए, लेकिन जो सरकार हमारी बात सुनने से इनकार कर देती है। लोकतंत्र क्या? और दूसरी बात होती है रिपब्लिक का अर्थ होता है ऐसा देश जिसका जो हेड हो सर वो नियुक्त किया गया हो। सर, हमारे यहाँ एक ही पार्टी का सर रूल चला आ रहा है, चाहे किसी प्रदेश में जाइए या अपने नेता अपने अपने संतानों को आगे करते आ रहे हैं। तो ये सर लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का ही गला घोट दिया गया इस देश में सर। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं, वीडियो में देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम गणतंत्र की बात कर रहे हैं। गण कहाँ है और तंत्र कहाँ है? गण गरीबी, मुफलिसी, आतंक और भ्रष्टाचार के नीचे दबता मरता जा रहा है, और तंत्र देश विरोधी, वोट बैंक, भ्रष्टाचार में देखिए अखंडता के विरोधी चल रहा है। और होम मिनिस्टर बिना किसी बात के उठा करके कह देता है भगवा आतंकवाद। हम आतंकी को आतंकी कहते हैं तो दिक्कत होती है। हाफिज सईद और जाकिर नाइक जैसे नीच लोगों को साहब कहते टाइम शर्म नहीं आती इन लोगों को? देश की सरहद पर 40 डिग्री नीचे जब सैनिक का सर कट जाता है तो पराक्रमी सेना को आदेश नहीं दे पाता है यह तंत्र। क्या जरूरत है ऐसे तंत्र की? उन गद्दारों को जिनको मारने के लिए हमारी सेना सक्षम है, उनको मारने में हम पीछे हटते हैं क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स दिक्कत ना आ जाएगी। अरे जिन गद्दारों को पाकिस्तान और टेररिस्ट लोगों से हमदर्दी है, बाहर निकालो ऐसे गद्दारों को। कोई जरूरत नहीं है इस देश को ऐसे गद्दारों की।
कांग्रेस ने 1885 से यहाँ पर जो आतंक फैला रखा है, गांधी जी भी मरते हुए बोल के गए थे, इस कांग्रेस को बंद कर दो, नहीं तो ये देश को निगल जाएगी। और देश को निकलने की पूरी तैयारी ये कर चुकी है कांग्रेस। ये समझना बहुत जरूरी है। आज महेश भट्ट जैसे लोग उठ करके कह देते हैं ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है जिससे रेप नहीं होने चाहिए। अपनी पिक्चरों में अश्लीलता परोसते टाइम उन्हें ये याद नहीं आता, अपनी बेटी से चुंबन करते टाइम याद नहीं आता, खुद के बेटे आतंकी चीजों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप कहां से बोल रहे हैं? अरे जिस वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। मैं सिर्फ इस देश की जनता से यही आग्रह और विनती करना चाहता हूं, देश विरोधी ताकतों को पहचाने और उन्हें बंद करें और सच्चे लोगों को तंत्र में लगाएं, तभी कुछ हो पाएगा। धन्यवाद। से बोल रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही, इसलिए हमने इस कॉलर को ज्यादा समय दिया है कि ये कैसा तंत्र है जो तंत्र अपने सैनिकों के सिर को काटने के बाद उनको उचित आदेश नहीं दे सकता, जो उनको न्याय नहीं दे सकता, वो तंत्र किस काम का है। ये कैसा तंत्र है जो इस देश के ईमानदार लोगों को, इस देश के देश प्रेमी लोगों को, इस देश के लिए अपनी जान को निछावर करने वाले लोगों को आतंकवादी कहता है, और जो आतंकवादी इस देश के खंड खंड टुकड़े करना चाहता है, इस देश को नेस्तनाबूद करना चाहता है, उसके लिए खुलेआम चेतावनी देता है, उसको साफ कहता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, हमारे बहुत बड़े लोकतंत्र का हमारी केंद्र और उसके निकम्मे और कमजोर रहनुमा, जिसमें गांधी परिवार, स्पेशली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके चापलूसों ने इस गणतंत्र को GUN तंत्र यानी गणतंत्र, आतंकवाद तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, महिलाओं के लिए असुरक्षित तंत्र, रसोई में बगैर रोटी तंत्र, स्कूलों में बगैर पढ़ाई जैसा तंत्र बना दिया है। मैं आज ही की बात करूंगी। हमें मजबूरन स्कूलों में 15 दिन नचाया गया, जिसमें बारिश, संडे और आदि छुट्टी के दिन भी शामिल थे, ताकि इन नेताओं को सल्यूट देने के लिए 26 जनवरी मनाई जा सके। इन नेताओं को सुनने के लिए तो अब कोई आता नहीं है, तो आप खुद ही बताइए, क्या इसे लोकतंत्र मालूम है? धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छी बात कही है। कश्मीर से ये गणतंत्र और GUN, गन अर्थात बंदूक का तंत्र है। ये बंदूक का तंत्र ही है जो 200 जिले में इस देश के तिरंगे को फैलने नहीं देता है, और फिर भी दिल्ली उसके सामने नतमस्तक होती है। सैकड़ों हजारों जवानों के अब तक हत्याएं हो चुकी है, लेकिन नक्सल तंत्र का कोई जवाब और कोई उपाय ये तंत्र नहीं निकाल पाया है। ये कैसा तंत्र है? अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। मैं सिंपल शर्मा बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश का घाट से। हाँ सर, इस देश में सही लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। मनमोहन सिंह एक गूंगे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं आज। धन्यवाद। ये एक तंत्र में रहने वाले दो प्रकार के लोग, जब बुराई और अच्छाई का सामना होता है तो देखिए क्या होता है नाना पाटेकर के स्टाइल में। आओ, आपको इधर देखकर अपन बहुत खुश हुआ। अब हम सब एक हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान। अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं है। ये है ना, ये इसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है। और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून है ये। अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो और उनके मतलब के लिए मैं तुम्हारा खून पीता हूं। ये फर्क है मुझ में और तुझ में। मौत के डर की वजह से तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, मैं आराम से सोता हूं। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां का सर झुका हुआ होता है, मेरी वजह से मेरी मां का सर अगर कहीं होगी उसको पता चलेगा, आसमान को छुएगा। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा। समझे? यह है फर्क। यह है फर्क, और इस फर्क में आप कहा है, आपका क्या फर्क है, आपको सोचना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सवाई माधोपुर राजस्थान से दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। बोलिए। आज लोकतंत्र नहीं है, सबसे पहले तो ये विदेशी तंत्र है, क्योंकि सोनिया गांधी जी विदेशी हैं, इनको इनकी मातृभूमि से प्यार है, भारत भूमि से प्यार नहीं है। दूसरी बात, ये परतंत्र है, क्योंकि
सैनिकों की गर्दनें कट जाने के बाद, सिर कट जाने के बाद अमेरिका इनको बोल देता है कि चुप रहो, कुछ नहीं करना है, शांति से सुलझाना है इस मुद्दे को, तो हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे जो राजनेता है, वो चुपचाप चुप्पी साध लेते हैं। गांधी जी ने कहा था लोकतंत्र से राम राज्य की कल्पना की थी उन्होंने, तो वो राजतंत्र राम राज्य लोकतंत्र था जिसमें एक लोक के कहने पे माता सीता को वनवास किया। ये लोकतंत्र नहीं, ये मर्यादित राजतंत्र है। इसमें राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने पे मां रोती है। वो माताएं क्या माताएं नहीं थी? पृथ्वीराज चौहान जब मरने गए, शिवाजी जब मरने गए, महाराणा प्रताप जब मरने गए, वो माताएं माता नहीं थी। ये माता है कि जो एक बार उपाध्यक्ष बनाने पे ही रोने लग जाती है। सुजाता व रामदेव के ऊपर कार्रवाई की जाती है इस लोकतंत्र में, और शहीद स्मारक पे जो लात मारते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इस देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो पता नहीं क्या तंत्र है, परिवार तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, कुछ भी नहीं। इसको उखाड़ के फेंकना होगा भारतीय जनता को। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। ये मिट्टी का माधव बिठाया हुआ है, ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए, तो ये तो अंधे के बराबर बैठा हुआ। नमस्कार जी। धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि कम से कम पहला एक राष्ट्रवादी चैनल देखने को मिला जो कम से कम समाज की बात करता है, इस देश की बात करता है, जो इस देश के जिंदा रहने की बात करता है। अदरवाइज अभी तक जितने भी चैनल हैं वो कांग्रेस के गुणगान करते हैं और वही बातें बोलते हैं जो कांग्रेस में देखना चाहती है, जो इस सरकार की। लेकिन अच्छी बात, पहली बार जो चीज हम सोशल मीडिया में करते थे, जो हम सोशल मीडिया में डिस्कस करते थे, जो देखते थे, आपने वो चैनल के माध्यम से लोगों को, आम जनता को दिखानी शुरू की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह आम आदमी का चैनल है। हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो ना हो, बिंदास बोल में सुदर्शन में लोकतंत्र है, इसलिए आप यहां पर अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत कड़वे भाषा में जिनके खिलाफ बोला जाता है, हम उनको भी कहते हैं, उनके समर्थकों को भी कहते हैं कि अगर आप सही है, सच्चे है, अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आपको भी हम मौका देंगे, क्योंकि ये यहां लोकतंत्र है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात करते हैं वो आज के दौर में पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। उन भ्रष्टाचारियों का यहाँ पे कब्जा हो चुका है। इस प्रकार के भ्रष्टाचारी जो कब्जा हो जाता है तो उनको हटाना बहुत जरूरी हो गया है। आप आज का उदाहरण देख लीजिए, एक नंदी के भाषण में कितना बवाल मच गया है, जबकि वही हिंदू को आतंकवादी बोलते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया ठीक से नहीं हो पाई है। उन दोषियों पे अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन ये जातिवाद के कारण मात्र बनता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब धर्म के ऊपर जाति हावी हो गई है और लोकतंत्र के ऊपर भी भ्रष्टाचार हावी हो गया है। बिल्कुल। इस प्रकार की जो व्यवस्था है हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मैं धन्यवाद दूंगा सुदर्शन चैनल का, इस प्रकार के कार्यक्रम दिखाते हैं और हमें जागरूक करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो राष्ट्र है, सबसे बड़ा अगर कुछ है तो देश है, धर्म उसके बाद है। अगर धर्म, ये देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ बचेगा, धर्म अगर नहीं बचेगा तो जाति कहाँ बचेगी, और जाति नहीं तो आपके ये स्वाभिमान कहाँ से बचेंगे। ये सारी चीजों में स्वाभिमान लगाने के बजाय इस स्वाभिमान को लगाइए राष्ट्र के साथ। राष्ट्र सर्वोपरि मानिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर भेद करने वाले बाहर के विचारवंत कहीं आते हैं। हमारे यहाँ के भी तथाकथित विद्वानों को, विचारवंतों को, साहित्यों को, पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को ऐसे ऐसे इनपुट देकर उनके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट निकाले जाते हैं जिससे कि इस देश में भेद निर्माण हो, भेद निर्माण हो, विरोधाभास निर्माण हो, दो मनों में दूरियां निर्माण हो। लेकिन ये नहीं होने दी। राष्ट्र के लिए इसको एक रखना जरूरी है। हमारे लिए इस देश का हर वो नागरिक जो इस तिरंगे का सम्मान करता है, इस भारत भू को अपनी मातृभू कहता है, इसको पितृभू कहता है, वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। बोलिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस तरह का आपने कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है। लोकतंत्र का जहाँ पे हम जब निर्माण हुआ था तो ये उसके निर्माण के लिए देने वाले भी पढ़े लिखे हों और जो नेता है जो हमारे वो भी पढ़े लिखे हों, मगर इस तरह का यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज नहीं है। तो मैं सबसे पहले सरकार से, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम से कम
एक ऐसा कानून तो बना दें कि जो नेता चुनाव लड़े कम से कम ग्रेजुएट तो हो, और इसके साथ साथ वोट देने वाले की भी अशिक्षा का कोई ना कोई प्रावधान इसमें अवश्य किया जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, ये कैसा लोकतंत्र है जिस तंत्र में एक साथ खड़े होने वाले उम्मीदवार में उम्मीदवार जीतता है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट दूसरे लोगों को पड़ते हैं। ये नियम होना चाहिए कि कुल मिलाकर जितने वोट पड़े हैं उसमें आधे से ज्यादा वोट जिसको पड़ते हैं वही विजय होगा। अगर वो वोटों का प्रतिशत भी इस कंडीशन के ऊपर अगर कोई खड़ा नहीं उतरता है तो उसका उस क्षेत्र का लोक प्रतिनिधि नहीं कहा जाएगा। अगले कॉलर। नमस्कार। जय हिंद जी। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। सर, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, नाम मात्र का लोकतंत्र है। गोरे लोग तो हमारे देश से चले गए, परंतु ये देश है ना भारतीय राजनीतिकों का गुलाम हो चुका है। और आज भी हम इन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं सर। और मैं कहना चाहता हूँ सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी लो, कोई पाक साफ नहीं है। मेरी बात सुनो, अंग्रेजों ने तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इसके अलावा कई सुधार किए थे, परंतु हमारे राजनेताओं ने क्या किया है? इन्होंने जाति पाति का आपस में नारा देके सबको अलग अलग बांट दिया है और इन्होंने अपना विकास किया है। सारा जो विदेश हमारे देश का धन था वो विदेशों में विदेशी बैंकों में जमा करवाया है। और सर, इसके लिए देश का नेता नहीं, युवा भी जिम्मेवार है। आप बताओ, हमारे युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मनाती है लेकिन वो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस कभी नहीं मनाते हैं। उस वैलेंटाइन डे पे तो फूल बांटते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उस पे कोई प्रोग्राम नहीं करते। और हमारे देश में जब गृह मंत्री कोई बयान देता है तो उसको तूल नहीं दिया जाता। और छोटे से बयान को आज देखिए, किसी पत्रकार ने, पता नहीं साहित्यकार ने बयान दिया है, उसको सभी पार्टियां उसकी आलोचना कर रही हैं। लेकिन मैं ठीक है, उसने बयान दिया है, बड़ी उसका बयान अच्छा नहीं था, जाति पाति पे था, ओबीसी कोटे पे था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन गृह मंत्री के बयान को भी तो तूल देना चाहिए ना। और धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। हाँ, नमस्कार जी। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में आज इतना भ्रष्टाचार, इतना ये हो रहा है और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आज हमारे देश के हेलो, बिल्कुल, आज हमारे देश के जवान का सर काट के ले गए, उसके बारे में कोई नहीं बोला। और आज एक छोटी सी बात को लेकर इतना बवाल हुआ। हमारे हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि सोनिया गांधी जैसे विदेशी होकर और हमारे कांग्रेस, इतनी पुरानी कांग्रेस होते हुए भी सोनिया गांधी को आज क्या नाम है, देश के सर्वोपरि बना रखे और काम खुद करते और नाम सोनिया जी, हमारे सोनिया जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। सोनिया जी हमको सब सिखा रही है। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि किस कारण से हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जश्न के बाद हम अपने कर्तव्य को भूलते। हम लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं, लेकिन उसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। लोकतंत्र में व्यवस्था को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश। हम व्यवस्था को अपने स्वार्थ और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। इससे पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है, जिसमें सभी को न्याय नहीं मिल पाता। खुद स्वार्थ के लिए लोकतंत्र के अधिकारों को भूलते। हमारे संविधान में लोकतंत्र की प्रस्तावना में जो बातें कही गई है, हम उनको जानते हुए भी अपने कर्तव्य में उसे अनदेखा करते रहते हैं। मन में ये सोच कि कानून हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए। जब हम कोई भी गैरकानूनी कार्य करते हैं तब हमारे मन में यही आता है कि हम तो कानून को अपने तरीके चलाएंगे, ये कानून का झमेला तो दूसरे लोगों के लिए है। हमारे मन में हमेशा सामाजिक छोटे बड़े की भावना। अगर हम संपन्न हो गए तो सोचते हैं कि सभी अधिकार हमारे हैं, केवल हम ही सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे। हम चलते हैं स्काइप पर। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्ते। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे अभी हाल ही में शिंदे जी ने जो कमेंट दिया आरएसएस पे, मैं खुद एक आरएसएस का एक संघ में कभी रहा हूं, स्वयंसेवक, और उसने कभी कोई रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बोलने की कभी कोशिश नहीं की, हमेशा देश के गठन के लिए ही बात की है। और देखिए, जो कांग्रेस जो हमेशा सेक्युलर की बात करती रहती है, वही खुद एक्चुअली रिलीजन के रिलेटेड में तोड़फोड़ मचाना चाहती है। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं जापान से बोल रहा हूं जी। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं।
हेलो, बोलिए। हाँ, मालेगांव से सुरेश पटेल बोल रहा हूँ। बोलिए। लोकतंत्र के लिए एक बात कहना था कि जितने भी कैंडिडेट खड़े रहते हैं उनके लिए मिनिमम एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है इकोनॉमिक के अंदर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। बोलिए। मैं मथुरा जिला से बलराम बोल रहा हूँ जी। बोलिए बलराम जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहता हूँ ये तो सिंहासन गांधी का, शासन है चोर बाजारों का, लगता है आने वाला है मौसम फिर से अंगारों का। आगे ये कहूंगा कि आपस की लड़ाई से ये दरार पड़ी है। कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं मैं। बोलिए बोलिए। आपस की लड़ाई से ये दरार पड़ी है, नेताओं की खींचातान से ये बात बड़ी है। ना मंदिर का झगड़ा ना मस्जिद का झगड़ा, फिर झगड़ा है किस बात का, ये सोच बड़ा है। अरे झगड़े करने की तो तमाम उम्र पड़ी है, पहले इस देश को बचाओ, परीक्षा करी है। वाह, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के पहले एक स्काइप पर काफी देर से कॉलर मीटिंग में है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर, प्रशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए प्रशांत जी। हेलो, प्रशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। नमस्कार सर, प्रशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। मैं भी सर एक आरएसएस का एक कार्यकर्ता रह चुका हूँ सर, और मैंने आरएसएस के लिए ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं सर जो शिंदे जी ने बयान किया है। हेलो, धन्यवाद। संघ के ऊपर हम पहले कार्यक्रम कर चुके हैं कि क्या आरएसएस आतंकवादी है, और उस पर सब लोगों ने 100% वोट के साथ इस बात को कहा था। इसलिए मैं कॉलर को कहूंगा कि इस विषय पर आप ज्यादा यही प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आज का विषय पर हम न्याय करना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। रही बात शिंदे की, तो शिंदे के बयान का विरोधाभास और खुद वो कैसे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसका फोटो सुदर्शन के समाचारों में आप देखिए। फिलहाल हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। अब तक के हर एक कॉलर ने, हर एक एसएमएस करने वाले और सोशल नेटवर्किंग पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हर नेटिजन ने ये कहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है तो ये क्या है, इसके जवाब भी अपने अपने प्रतिभा और अनुभव के आधार पर लोग दे रहे हैं। कम समय बचा, इस समय में आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे फोन नंबर पर फोन करके, स्काइप पर कॉल करके और फेसबुक पर अपनी पोस्ट करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम चलते हैं अगली प्रतिक्रिया लेने। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने जो ये पूछा है कि क्या ये लोकतंत्र है, मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं, ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लूट तंत्र है। लोक नेपथ्य में चला गया है और सिर्फ अब तंत्र रह गया है। वह चाहे लूट तंत्र हो या बलात्कार तंत्र हो या गुंडा तंत्र हो या मुख्य गरीबी व बेरोजगारी तंत्र हो। अब गरीबों और बेरोजगारी, समान शिक्षा नीति विचार वास्तव गरीबों के हिस्से के आभूषण बन गए हैं। इसलिए इसे लोकतंत्र कहना भारत की गरिमा व शौर्य के लिए बलात्कार जैसा है। जो जवान बेटे हमारे सीमाओं पर रहकर हमारी चौकसी करते हैं और उनके सिर हमारे पड़ोसी काट कर ले जाते हैं, आज सिर काटा है कल नाक काट के ले जाएंगे और हमारे देश के नेता सिर्फ गांठ दिखाते रह जाएंगे। आज लोकतंत्र कहने में शर्म आती है, लेकिन राजनेता हमारे यही कहेंगे मेरा भारत महान है, और फिर क्या कहेंगे
देखो प्लीज, मैंने सिर भी कटा दिया, नाक भी कटा दी, अब मेरी भावनाओं की कद्र करो और ज्यादा परीक्षा मत लो। अरे शोर भी परंतक भी जब देना है तो उनको दो, जो जवान हमारे शहीद हो गए हैं, या जिन माँ बहनों की इज्जत बीच चौराहे पर लुटती है, उनकी माओ को, उन गरीब माओ को वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित करो अगर हिम्मत है तो इस सरकार को, वरना तुरंत यदि शर्म कहीं रह गई हो तो तुरंत अपना मुंह काला कर लो और इस देश से निकल जाओ। गरीबों की अगर नहीं सुनोगे, गरीबों के बल पर तुम राज करते हो, गरीबों का वोट और अमीरों की राजगद्दी तुम्हें नहीं देंगे। जब तक जिंदा है, जान में जान है, हम वो नहीं होने देंगे। एक महिला होने के नाते मैं झांसी की रानी बनकर दिखलाऊंगी देश को। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे कॉलर अपने भावना के आवेश में आकर उसमें ओतप्रोत होकर बात करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र से प्रेम करते, इसके लिए रोते हैं। और ये बात जब हम सुनते हैं तो लगता है कि 1 घंटे का कार्यक्रम कम है और समय देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में जो बात है वो कहीं तो बाहर आ रही है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं रंगोर से बोल रही हूँ। हाँ, जिस लोकतंत्र में जन का हित ना हो, लोगों का हित ना हो, उस लोकतंत्र से किसी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, ये लोकतंत्र हमारे देश में लोकतंत्र नाम रह गया, केवल लोकतंत्र रह नहीं गया है। हम अपने देश के युवा वर्ग से, हेलो, धन्यवाद। हम यहाँ पर परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे। लोकतंत्र में समान अधिकारों की अनदेखी होती, लोकतंत्र में समान अधिकारों की अनदेखी होती रहेगी। लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार है। इसी बराबरी के अधिकार के तहत हमें कार्य करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य को भूलकर लोकतंत्र को कमजोर करते रहेंगे। आज हमने लोकतंत्र का जश्न मनाया, पूरी तरह से देश भक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए, लेकिन क्या हम आगे भी इसे ध्यान में रखते हैं? देश की पूरी व्यवस्था ही अलोकतांत्रिक हो जाएगी, क्योंकि हम व्यवस्था को अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। जो सही व्यवस्था है हम उसको रहने ही नहीं दे रहे, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमी आ रही है। लोकतंत्र में आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है जिससे हर आदमी को न्याय मिल सके, लेकिन हमने न्याय व्यवस्था को ऐसा कर दिया है कि यहाँ आम आदमी को न्याय पाने के लिए भटकना पड़ता है। राष्ट्रीय एकता की भावना कमजोर होगी। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता तभी आएगी जब सभी को समान अधिकार मिलेगा, जब सभी को समान अधिकार मिले, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सूर्य जी नमस्कार। सर मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, रंजीत सिंह। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग स्काइप पे चाहे जैसे आपके कॉल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं न्यूज देना चाह रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं लोकतंत्र या देश के बारे में, पहले उनको जागना होगा और उनको खुद को जगाना होगा, क्योंकि आज चैनल पे न्यूज पे सब लोग बोल रहे हैं और कांग्रेस को सभी लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। पहले आपको जागना होगा, क्योंकि आप असली मालिक है, आपका तंत्र है। लोकतंत्र में लोक नहीं जागा है, वो सोता है, तो ये सब कुछ होता है जो हो रहा है, और इसके हम खुद ही जिम्मेवार है। यह हमारे कॉलर का कहना है, जो 100% सच है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकता है। हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बने। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने अनुसार करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य है भी या नहीं। वंशतंत्र की बजाय लोकतंत्र को प्राथमिकता मिले। वैसे तो आज जिस तरह से वंशतंत्र फल फूल रहा है, उसमें लोकतंत्र बस नाम का रह गया है, लेकिन आज हमें इसे तोड़ना होगा। जनतंत्र में जनता की सुनवाई हो। आज लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन अब जनता को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जागना होगा।
लोकतंत्र में भ्रष्ट तंत्र को खत्म किया जाए। आज जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे खत्म करने की जरूरत है। अगर हम इस भ्रष्ट तंत्र पर काबू नहीं कर पाए तो भ्रष्ट तंत्र बचे खुचे लोकतंत्र को खा जाएगा। लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज बुलंद करे। हम कब तक सहते रहेंगे गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और वंशवाद? लोकतंत्र को खत्म करने वाले इन सभी अपराधों के खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। देशभक्त आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करे। आज देश को ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो जनता को उनके अधिकारों के लिए जगा सके, जिससे जनता खुद खड़ी होकर देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सके। कॉलर के बाद चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ परशामपुरा से। हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब तक ये कांग्रेस है लोकतंत्र कुछ भी नहीं है, इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये जो शिंदे ने बयान दिया है ये कोई देश का गृह मंत्री है, कोई आम आदमी है क्या? इससे भाषण दे दिया कि हिंदू आतंकवादी है, तो आतंकवादी है, RSS आतंकवादी है क्या? धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर। बोलिए सर। हाँ सर मैं राजकमल बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हम जब तक लाल किला में ही अपना तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा? तो धन्यवाद। लाल चौक में कॉलर को शायद कहना था, और ये सच है कि आज का ये लोकतंत्र देश के कोने कोने में नहीं मनाया जा सका। पूरा देशवासी इसमें सम्मिलित नहीं हो सका, और ये देश का लोकतंत्र उसको उसका नहीं लगता है। ये चंद नेताओं का सेलिब्रेशन लगता है, ये राजसत्ता का एक उत्सव लगता है, ये उसको अपना उत्सव नहीं लगता, इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं होता। और अगर उसमें सम्मिलित नहीं होता तो ये लोकतंत्र में ही अगर उसको जगह नहीं है तो उसको उत्सव में जगह कैसी रहेगी? लेकिन इस व्यवस्था को बदलना होगा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए इसको अपनाना होगा, इसमें घुसना होगा, इसका हिस्सा बनना होगा, इसको अपनाना होगा। और ये अपनाना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इसको लोकतंत्र नहीं बना सकते। स्काइप पर एक कॉलर के पास चलता है। नमस्कार, बोलिए। मैं बैंगलोर से विजय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। लोकतंत्र में अगर लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, भ्रष्टाचार में लोकतंत्र है, जो नेता लोग हैं उन्हीं की लोकतंत्र। बिल्कुल, धन्यवाद। लोगों का जिसमें कोई मतलब नहीं है, लोगों के लिए जिसका कोई संदर्भ नहीं है, लोगों का जिसके में अपनापन नहीं है, लोगों को जो अपना नहीं लगता है वो लोगों का कैसा हो सकता है? अब्राहम लिंकन ने कहा था इस लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर के लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जा रही व्यवस्था लोकतंत्र होती है। लेकिन ये लोकतंत्र इस देश में खास लोगों के लिए बनाया गया एक विशेष योजना का पुलिंदा है, और एक ऐसा साफला है, एक ऐसा जाल है जिस जाल के आधार पर हर व्यक्ति केवल एक वोटर का मोहरा है, असली मालिक कोई और बनता है। एक आखिरी स्काइप के कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हाँ जी, बोलूं अभी? बिल्कुल। हाँ जी साहब, ये लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए, सबसे पहले पुलिस व्यवस्था से बात करें तो आप FIR करने जाते हैं तो FIR करने जाते हैं तो FIR आज भी उर्दू में FIR करने की बात करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। समय के कमी के कारण हमको यहां पर रुकना पड़ेगा, लेकिन हम लगातार हर स्वतंत्रता दिवस पर लेकर आते हैं कि क्या हम पूरे आजाद हैं, और हर गणतंत्र दिवस पर हम आपके सामने लेकर आते हैं कि क्या ये गणतंत्र है। सालों साल हम लगातार 3 साल से आपके सामने कार्यक्रम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हर साल इसकी परिभाषा, इसके मायने, इसके संदर्भ और इसके मुद्दे बदलते जा रहे हैं। इन नए मुद्दों के साथ, नए परिप्रेक्ष्य के साथ हर साल हम इस मुद्दे को तब तक आपके लेके आते रहेंगे आपके सामने जब तक कि ये 100% लोगों का नहीं होता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।